बच्चों, आज हम आप लोग को भारतेंदु हरिश्चंद्र के बारे में बताएंगे कि भारतेंदु बाबू हरिश्चंद्र का जीवन परिचय के बारे में हम आप लोग को बताएंगे और उनकी कृतियों का उल्लेख करेंगे। उनका साहित्यिक परिचय क्या है, भाषागत विशेषताएं कौन कौन सी हैं, इन सब के बारे में आज हम आप लोग को बताएंगे। अब आगे हम आपको बताते हैं लेखक का परिचय, भारतेंदु हरिश्चंद्र का जीवन परिचय। भारतेंदु हरिश्चंद्र का जो जन्म हुआ था वो 1850 ईस्वी में काशी में हुआ था। ये एक सुकवि सेठ गोपाल चंद्र, उनका उपनाम गिरधर दास था। उन्हीं के यहाँ इनका जन्म हुआ था, यानी इनके पिता का नाम गोपाल चंद्र था और जिनका उपनाम था गिरधर दास। तो इनका जन्म 1850 ईस्वी में काशी में हुआ था। भारतेंदु बाबू हरिश्चंद्र का जन्म दुर्भाग्यवश 5 वर्ष के जब ये थे तो 5 वर्ष की अवस्था में ही इनकी माता का देहांत हो गया। इनकी माता ख़त्म हो गई, उनकी मृत्यु हो गई। और जब ये 10 वर्ष के थे तब इनके पिता की भी मृत्यु हो गई। जब ये 10 वर्ष के थे तब इनके पिता गोपाल चंद्र, उपनाम जिनका गिरधर दास था, उनकी मृत्यु हो गई। अब स्कूली शिक्षा में व्यवधान पड़ गया, यानी स्कूली शिक्षा में जो है वो रुकावट आने लगी कि फ़ीस कैसे दी जाएगी। तो किंतु अपने अध्यवसाय से, अपने ही स्वयं अध्ययन करके ही घर पर ही इन्होंने मराठी, गुजराती, उर्दू, अंग्रेजी तथा संस्कृत का अच्छा ज्ञान प्राप्त कर लिया इन्होंने। पिता के जीवन काल में ही बालक हरिश्चंद्र ने यह रचना कर उन्हें कवि होने का आशीर्वाद प्राप्त किया। जब ये जीवन काल में, जब ये बालक थे, तभी इन्होंने एक कविता लिखी, एक रचना की, जो है लय ब्योढ़ा ठाढ़े भये श्री अनिरुद्ध सुजान, वाड़ा सुन की सैन्य को हनन लगे भगवान। तो इन्होंने ये रचना करके अपने पिता से आशीर्वाद प्राप्त कर लिया। अब आगे हम आप लोग को बताते हैं इनका विवाह 13 साल की उम्र में ही हो गया था। इनका 13 वर्ष के जब ये अल्प आयु के थे तभी इनका विवाह हो गया। और जब ये 18 वर्ष के हुए तो इन्होंने एक पत्रिका का संपादन किया, एक पत्र निकाला जिनका नाम था कवि वचन सुधा नामक। इन्होंने पत्र निकाला जिसमें उस समय के बड़े बड़े विद्वान लिखा करते थे। इन्होंने कवि वचन सुधा नामक एक पत्र निकाला जिसमें बड़े बड़े विद्वान भी लिखा करते थे, उसमें इन्होंने लिखना शुरू किया। ये जो स्वभाव के थे अत्यंत उदार व्यक्ति थे, बहुत ही नरम दिल के थे, कोमल दिल के थे। इनके अंदर उदारता थी, प्रेम भावना थी, दीन दुखियों की सहायता करते थे, देश सेवा इनके अंदर कूट कूट कर भरी हुई थी। और साहित्य सेवा में इन्होंने अपने धन का जो है उपयोग किया। इनके पास जो धन था वो उन्होंने दीन दुखियों की सहायता में लगा दिया, देश सेवा में लगा दिया। और साहित्य सेवा, भिन्न भिन्न साहित्य जो इन्होंने लिखा उसमें इन्होंने अपने धन का उपयोग किया, अपने धन को लगा दिया। एक बार जब काशी के नरेश में होता है राजा, काशी जो है बनारस में है, वहाँ के राजा जो है इनके इस प्रकार के जो व्यय कर रहे थे, खर्च कर रहे थे, इनको रोकने के लिए इन्होंने समझाया। तब इन्होंने उत्तर दिया, भारतेंदु बाबू हरिश्चंद्र ने, कि ये धन जो है मेरे पूर्वजों को खा गया है। धन की कमी के कारण मेरे पूर्वज जो हैं उनकी मृत्यु हो गई है। धन की कमी के कारण उनका सही तरीके से इलाज नहीं हो पाया, इसलिए उनकी मृत्यु हो गई है और मैं इसे खाऊंगा। अब मैं इस धन को खा जाऊंगा। धन मेरे पूर्वजों को खा गया है और अब मैं इसे खा जाऊंगा, उन्होंने कहा। इस उदारता के परिणाम स्वरूप उसका ये फल निकला कि उनकी आर्थिक दशा जो है शोचनीय हो गई, वो और गरीब होते चले गए, क्योंकि उन्होंने अपना सारा धन देश सेवा में लगा दिया, दीन दुखियों की सहायता में लगा दिया। तो उनकी आर्थिक दशा जो है वो शोचनीय हो गई और वे स्वयं क्या हो गए, ऋणग्रस्त हो गए, कर्जदार हो गए। सन 1885 ईस्वी में 35 वर्ष की अल्पायु में, 35 वर्ष के ही थे
तब इनका स्वर्गवास हो गया, इनकी मृत्यु हो गई, इनका निधन हो गया। आगे हम आपको इनकी कृतियाँ बताते हैं। कृतियाँ मीन्स होता है रचनाएं। भारतेंदु बाबू हरिश्चंद्र जो थे, इन्होंने अपनी थोड़ी सी अल्पायु में ही 35 वर्ष ही ये जीवित रहे, लेकिन उन्होंने बहुत कुछ लिख दिया। उनकी प्रमुख रचनाएं जो हैं वो इस प्रकार हैं। अब इन्होंने नाटक लिखा, सत्य हरिश्चंद्र इनके नाटक का नाम है, चंद्रावली, भारत दुर्दशा, नील देवी, अंधेर नगरी, वैदिकी हिंसा हिंसा न भवति, विश्वस्य विषम औषधम, सती प्रताप, प्रेम योगिनी। इसके अलावा अन्य भी और बहुत से नाटक इन्होंने लिखे। अब अनूदित नाटक हम आप लोग को बताते हैं। इन्होंने अनूदित नाटक भी लिखा, जैसे मुद्रा राक्षस, धनंजय विजय, रत्नावली, कर्पूर मंजरी, विद्या सुंदर, भारत जननी, पाखंड विडंबना, दुर्लभ बंधु आदि। इसके अलावा भी इन्होंने और भी बहुत से अनूदित नाटक लिखे। अब आगे इतिहास ग्रंथ, कौन कौन सा इन्होंने इतिहास ग्रंथ लिखा। कश्मीर सुषमा, महाराष्ट्र देश का इतिहास, दिल्ली दरबार दर्पण, अग्रवालों की उत्पत्ति, बादशाह दर्पण और इसके अलावा अन्य बहुत से इतिहास ग्रंथ भी इन्होंने लिखे। अब आगे हम आप लोग को बताते हैं निबंध तथा आख्यान भी इन्होंने लिखा, निबंध भी लिखा, जैसे सुलोचना, मदालसा, लीलावती, परिहास पंचक। इसके अलावा अन्य बहुत से इन्होंने निबंध आख्यान भी लिखे। मदालसा में इन्होंने बताया है कि एक औरत रहती है, वो अपना सारा अच्छा खाना दूसरों को खिला देती है, उसमें केमिकल मिला रहता है, और दूसरों का स्टेशन पे जो खाना ले जाते हैं लोग अपना खाने के लिए, तो ट्रेन में वो दूसरे का ख़राब खाना वो खुद खा लेती है, अपने अच्छे खाने में वो केमिकल मिलाए रहती है, तो इससे लोग बेहोश हो जाते हैं और उनका सारा सामान लेके वो चंपत हो जाती है, भाग जाती है। इस तरीके से उन्होंने लिखा। तो आप लोग होशियार रहना, ट्रेन पे जाना तो वहाँ होशियार रहा करो, कोई कुछ दिया करे तो खाया मत करो, ठीक। अब आगे इन्होंने लिखा है काव्य ग्रंथ। काव्य ग्रंथ में प्रेम फुलवारी, प्रेम प्रलाप, विजयनी, विजय, वैजयंती, भारत वीणा, सतसई श्रृंगार, प्रेमाश्रुवर्णन, माधुरी, प्रेम मालिका, प्रेम तरंग, प्रेम सरोवर आदि। इन्होंने बहुत सारे काव्य ग्रंथ लिखे। अब इनका साहित्यिक परिचय क्या है, साहित्य में इन्होंने क्या योगदान दिया है। साहित्यिक परिचय में हम आप लोग को बताते हैं। साहित्यिक परिचय जो इनका है, भारतेंदु जी की साहित्यिक सेवाओं को 3 भागों में विभाजित किया गया है, 3 भागों में बांटा जा सकता है। हिंदी का आंदोलन, उन्होंने हिंदी को आगे बढ़ाने के लिए आंदोलन किए, लड़ाइयाँ लड़ी, इसके बारे में इसमें बताया गया है, हिंदी के विकास के लिए। नंबर 2 है युग की भावना के अनुरूप साहित्य का सृजन। जैसे जैसे युग बदल रहा है, प्राचीन युग जो था उतना विकसित नहीं था और आज का युग धीरे धीरे डेवलप करता जा रहा है। उस युग के लोगों की भावनाएं बदल रही हैं और साहित्य जो लिखे जा रहे हैं, उन्होंने भिन्न भिन्न साहित्य का सृजन करके लोगों की भावनाओं को बदला है। नंबर 3 है साहित्य के विभिन्न अंगों की पूर्ति। साहित्य के जो भिन्न भिन्न अंग हैं उसकी पूर्ति अभी हम आपको डिटेल में बताएंगे। पहला है हिंदी का आंदोलन, इसके बारे में हम व्याख्या करते हैं। भारतेंदु जी के समय में हिंदी की 2 शैलियाँ प्रचलित थीं। वो कौन कौन सी थी? एक शैली थी संस्कृत के तत्सम शब्दों की उसमें प्रधानता थी। तत्सम मीन्स होता है जैसे संस्कृत से निकला वैसे ही लिख दिया गया, उसमें कोई फेरबदल, उसमें कोई चेंजिंग नहीं की गई। दूसरी तरफ अरबी और फारसा भाषा के शब्दों से भरी हुई थी। दूसरी तरफ जो है उसमें अरबी और फारसी के शब्द उसमें मिलते हैं। हिंदी के प्रचार प्रसार के लिए भारतेंदु हरिश्चंद्र ने इन दोनों ही शैलियों को उपयुक्त नहीं समझा और इन दोनों शैलियों के योग से, यानी इन दोनों शैलियों को मिला करके एक तीसरी शैली का निर्माण किया। अब वो कौन सी शैली है? जिसमें व्यवहारिक शब्दों की प्रधानता थी, यानी जैसे व्यवहार में हम लोग बोलते हैं आम बोलचाल की भाषा, उसमें व्यवहारिक शब्दों को उन्होंने कूट कूट करके भरा हुआ था, उसकी प्रधानता थी। शैली को व्यवस्थित करने के साथ ही शैली हमारी व्यवस्थित रूप से रहे, उसमें कोई उतार चढ़ाव ना हो, जिसे पढ़ने वाले को अच्छी लगे,
उन्होंने ऐसी शैली का प्रयोग किया। तो व्यवस्थित करने के साथ ही उन्होंने हिंदी भाषा के प्रचार के लिए भी आंदोलन किया कि हिंदी भाषा का प्रचार किया जाए, हिंदी भाषा का प्रचार किया जाए बहुत ज़्यादा, क्योंकि अपनी भाषा में ही उन्नति हो सकती है, अदर लैंग्वेज में दिक्कत हो जाती है। हिंदी भाषा के उत्थान के लिए उन्होंने पत्र पत्रिकाओं का प्रकाशन किया। हिंदी भाषा का विकास हो, उसका उत्थान हो, वो अपने उन्नति के चरम उत्कर्ष पर पहुँचे, चरम सीमा पर पहुँचे, इसलिए उन्होंने ढेर सारे पत्र पत्रिकाओं को निकाला, उसका प्रकाशन किया तथा साहित्यिक संस्थाओं का गठन भी किया। भिन्न भिन्न साहित्यिक संस्थाओं का साहित्य उसमें लिखे जाने लगे, ढेर सारी संस्थाएं उन्होंने बनाई। उन्होंने स्पष्ट शब्दों में ये भी कहा, निज भाषा उन्नति है, सब उन्नति को मूल। उन्होंने कि अपनी जो भाषा की उन्नति है, अपनी जो उन्नति है वो अपनी मातृभाषा में ही संभव है। अगर हम चाहें कि हम इंग्लिश में अपनी उन्नति करें तो वो बहुत टाइम लग जाएगा। जब तक अपनी मातृभाषा की उन्नति नहीं हो, जब तक हम सबका उन्नति नहीं होगी। अब अगला है युग की भावना के अनुरूप साहित्य का सृजन। पॉइंट नंबर 2, भारतेंदु जी ने भाषा के प्रचार प्रसार का कार्य ही नहीं किया, भाषा का प्रचार प्रसार तो उन्होंने किया ही, इसके साथ ही युग की आवश्यकताओं के अनुरूप, यानी वो उस समय जो 1850 में जब ये पैदा हुए तो जब तक ये जीवित रहे, उस समय का जो युग था, जो समय चल रहा था, उनकी आवश्यकताओं को देखते हुए, उनकी ज़रूरतों को देखते हुए उन्होंने विशाल साहित्य का सृजन भी किया, ढेर सारे साहित्य का सृजन भी किया, साहित्य का निर्माण किया, पत्र पत्रिकाएँ लिखी, रचनाएँ की। भारतेंदु का युग जो है वो भारत की परतंत्रता का युग था। भारतेंदु जी जब पैदा हुए उस समय हमारा भारत जो है गुलामी की जंजीरों में जकड़ा हुआ था। बहुत सारी दिक्कतें, बहुत सारी परेशानियां हम लोग के पास आ रही थी, क्योंकि हमारे देश में अंग्रेज़ आए, डच आए, फ्रांसीसी आए, तो उन्होंने हमारे देश पर अधिकार कर लिया। तो हमारा देश जो है परतंत्रता में, गुलामी की जंजीरों में जकड़ा हुआ था। तो हमारी सामाजिक स्थिति जो थी और राजनीतिक स्थिति जो थी हमारे समाज की, हमारे राजनीति की, तो अत्यधिक दयनीय स्थिति थी, शोचनीय स्थिति थी। बहुत दिक्कत से लोगों को रोटी, कपड़ा और मकान, खाने की वस्तुएं मिल रही थी, क्योंकि हमारा देश गुलाम था। भारतेंदु जी ने अपने साहित्य में क्या लिखा, एक और समाज और देश की दयनीय स्थिति का चित्रण किया कि हमारे समाज में कितनी गरीबी है, कितनी कुप्रथाएं हैं, कितनी समाज में बुराइयां हैं, और देश हमारा कितना पीछे हो जा रहा है, हम दूसरे के गुलाम हैं। तो दयनीय स्थिति का चित्रण किया, उसके बारे में इन्होंने वर्णन किया। तो दूसरी ओर लोगों को प्रगति के पथ पर अग्रसर होने के लिए, यानी कि उनका विकास हो, वो आगे बढ़ें, अपने मूल अधिकार को पहचाने कि हम दुनिया में आए हैं तो हमें जीने का अधिकार है, हमारे यहाँ दूसरा कोई शासन ना करे। तो प्रगति के पथ पर साहस के साथ बढ़ने के लिए उन्होंने आह्वान भी किया, उनको आगे बढ़ाने के लिए प्रोत्साहन दिया कि आगे बढ़ो, उसके लिए तरह तरह के सुझाव दिए। अब आगे है विविध गद्य विधाओं का आविर्भाव। पॉइंट नंबर 3, भारतेंदु से पूर्व हिंदी में गद्य साहित्य का लगभग ना के बराबर था। हिंदी में गद्य साहित्य का विकास जो था वो ना के बराबर था, बहुत ज़्यादा विकास नहीं हुआ था, बस गिने चुने लोग ही इसके बारे में सोचते थे। भारतेंदु जी ने हिंदी में नाटक लिखा, निबंध लिखा, उपन्यास लिखा, कहानियाँ लिखीं आदि विविध विधाओं का इन्होंने आविर्भाव किया। इन्होंने विविध विधाओं का शुरुआत किया लिखना, जिसको पढ़ें लोग और अपने अधिकार को जानें। उन्होंने स्वयं बहुत कुछ लिखा, स्वयं तो उन्होंने लिखा ही, और दूसरों को लिखने के लिए भी प्रेरित किया, प्रोत्साहित किया। आगे बढ़ने के लिए उन्होंने लिखने के लिए उनसे कहा कि तुम भी लिखो, जिससे हमारा समाज जो है आगे बढ़े, हमारे समाज की कुप्रथाएं, हमारे समाज की जो विडंबनाएं हैं वो दूर हों, हमारे देश की राजनीतिक स्थिति जो है वो भी जो सुधर जाए। इसके लिए उन्होंने बहुत कुछ लिखा और दूसरों को भी लिखने के लिए प्रेरित किया। भारतेंदु जी का व्यक्तित्व जो था, उनकी पर्सनालिटी बड़ा ही प्रभावशाली था, लोगों को प्रभावित करता था, अट्रैक्टिव करता था। अतः उनसे प्रभावित होकर के, उनसे अट्रैक्टिव होकर के लोग अनेक लेखकों ने लिखना आरंभ किया। खुद तो लिखा ही, अनेक लेखकों ने भी उनसे प्रेरित होकर के लिखना प्रारंभ किया और अनेक निबंध
नाटक, उपन्यास, कहानी आदि लिख करके हमारे हिंदी साहित्य को विविध विधाओं से पूर्ण बना दिया। जैसे उसमें विविध विधाएं हैं, गद्य साहित्य में है, पद्य साहित्य में है, जो तरह तरह की जो विधाएं हैं हिंदी गद्य की, नाटक, उपन्यास, कहानी, निबंध, जो गद्य की विधाएं हैं हिंदी गद्य की, उससे इन्होंने पूर्ण कर दिया, समृद्ध कर दिया, उसे इन्होंने भर दिया हिंदी साहित्य में। आज देखो कितना हिंदी साहित्य लिखा हुआ है। तो इसे उन्होंने पूर्ण किया और पूर्ण करने के लिए प्रेरित भी किया और इसे समृद्ध बनाने में जुट गए, यानी कि ये आगे बढ़े, समृद्ध हो, संपन्न हो जाए। इस दृष्टि से, इस दृष्टिकोण से भारतेंदु जी के मित्रों, उनके जो मित्र थे, सहयोगी थे, जो लेखक थे, एक बड़ा समुदाय बन गया। ढेर सारे लोग उनकी बातों को मानने लगे, एक बड़ा समुदाय बन गया। जिसे भी हम आप लोग बातें करते हैं, फ्रेंड लोग का समुदाय बन जाता है, दोस्तों का 5-6 दोस्त बना लेते हैं, वैसे उन्होंने भी ढेर सारे दोस्त बना रखे। सब ने उन्हें लिखना शुरू कर दिया और एक समुदाय बन गया, जिसे क्या कहा जाता था? भारतेंदु मंडल कहा जाता था। भारतेंदु मंडल कहा जाता था। यही कारण है कि भारतेंदु जी को हिंदी गद्य का जन्मदाता भी कहा जाता है। आप लोग से अगर शॉर्ट क्वेश्चन में कोई पूछे तो भारतेंदु जी को क्या कहा जाता है, तो आप लोग बताएंगे हिंदी गद्य का जन्मदाता कहा जाता है। या इस तरीके से अगर पूछा जाए हिंदी गद्य का जन्मदाता किसे कहा जाता है, तो भारतेंदु बाबू हरिश्चंद्र को कहा जाता है। वास्तव में कविता को इन्होंने जो कविताएं लिखी, उनके काल में जो कविताएं लिखी जा रही थीं, रीतिकाल में भद्दी श्रृंगारित तक थे, भद्दे भद्दे लिखे जा रहे थे, अच्छे नहीं थे वो उसमें। तो उनके समय में जो रीतिकालीन कविताएं लिखी जा रही थी, उसमें श्रृंगारिकता को निकाल करके, जो उसमें श्रृंगारिकता का, श्रृंगार रस की प्रधानता थी, नायक नायिका का वर्णन था। श्रृंगारिकता में नायक और नायिका का वर्णन मिलता है। तो जो भद्दे थे, देखने में अच्छे नहीं लगते थे, उसको उन्होंने निकाल दिया। उसके स्थान पर इन्होंने किस चीज़ की रचना की? राष्ट्रीय भावनाओं से ओतप्रोत करने वाले, यानी कि देश की भावनाओं से, हमारे देश को आगे बढ़ाना, देशभक्ति के ऊपर, देशभक्ति यानी देश प्रेम, देश प्रेम से प्रेरित होकर के इन्होंने कविताएं लिखना शुरू किया। गद्य के क्षेत्र में विविध विधाओं को जन्म देने वाले, गद्य के क्षेत्र में जैसे कहानी, निबंध, नाटक, उपन्यास, निबंध, इन्होंने विविध विधाओं को जन्म देने वाले, हिंदी गद्य शैली का निर्धारण करने वाले भारतेंदु हरिश्चंद्र जो हैं, वो क्या कहे जाते हैं? युग प्रवर्तक कहे जाते हैं। युग प्रवर्तक साहित्यकार कहे जाते हैं, यानी उन्होंने युग को परिवर्तन कर दिया, युग में बहुत ज़्यादा चेंजिंग ला दी, बदलाव ला दिया उन्होंने। तो भारतेंदु हरिश्चंद्र जो है युग प्रवर्तक साहित्यकार थे। वे आधुनिक युग के साहित्यकारों के पथ प्रदर्शक थे। आधुनिक युग यानी आज का जो युग चल रहा है, आज का जो युग चल रहा है उसे आधुनिक युग कहा जाता है। तो उन लोगों ने किससे सीखा? भारतेंदु बाबू हरिश्चंद्र से। उन्होंने इन लोगों को रास्ता दिखाया, पथ प्रदर्शक कहे जाने लगे वे भारतेंदु बाबू हरिश्चंद्र। तो वे आधुनिक युग के साहित्यकार, यानी जो आज के साहित्यकार हैं, उनके लिए उन्होंने पथ प्रदर्शन का कार्य किया, रास्ता दिखाने का कार्य किया, गाइडलाइन दिया उन्होंने लिखने के लिए, एक रास्ता दिखाया। जैसे आप लोग अभी पढ़ रहे हो तो आप लोग को गाइडलाइन कौन दे रहा है पेपर के लिए? एक टीचर ही दे रहा है ना, बेटा इस तरीके से पढ़ो, इसको, इस क्वेश्चन को इस तरीके से तैयार करो, इस क्वेश्चन का आंसर ये होगा। आप लोग को टीचर बताते हैं, जैसे हम आपको बता रहे हैं, गाइडलाइन दे रहे हैं। तो उसी तरीके से भारतेंदु बाबू हरिश्चंद्र ने साहित्यकार जो आज के हैं उनको एक रास्ता दिखाया और वे आगे उनको बढ़ा दिए। अब आगे है भारतेंदु जी की भाषा शैली की विशेषताएं कौन सी हैं? भारतेंदु बाबू हरिश्चंद्र की भाषा से संबंधित विशेषताएं कौन सी हैं? तो भाषा से समन्वित रूप का प्रयोग। अब उन्होंने, उनकी भाषा में जो है समन्वित मीन्स होता है मिला जुला, उनकी भाषा में जो है मिला जुला रूप पाया जाता है। भारतेंदु जी ने काव्य में, गद्य के बारे में हमने आपको बता दिया साहित्यिक परिचय, अब काव्य में परंपरागत ब्रज भाषा का प्रयोग किया। ब्रज भाषा जो मथुरा में बोली जाती है, ब्रज भाषा का प्रयोग किया। परंतु गद्य के लिए उन्होंने खड़ी बोली को अपनाया, गद्य के लिए, गद्य साहित्य के लिए खड़ी बोली को अपनाया। भारतेंदु जी से पूर्व यानी उनसे पहले
भाषा के संबंध में कोई निश्चित स्वरूप नहीं था। कोई निश्चित नहीं था कि यही भाषा में लिखा जाए। उनसे पहले कोई निश्चित स्वरूप नहीं था, कोई निश्चित आकार नहीं था। उनसे पूर्व गद्य के लिए दो प्रकार की भाषा का प्रयोग हो रहा था। एक और उर्दू फारसी से मिश्रित खड़ी बोली, उर्दू और फारसी को मिला करके उसका मिश्रित रूप खड़ी बोली का प्रयोग हो रहा था। तो दूसरी ओर संस्कृत की तत्सम शब्दावली से, संस्कृत की तत्सम शब्दावली यानी संस्कृत के तत्सम शब्द होते हैं जो संस्कृत से निकले हुए हैं, उत्पन्न हुए हैं, पैदा हुए हैं और वैसे के वैसे इस्तेमाल किए जा रहे हैं। उसमें कोई फेरबदल, कोई उसमें सुधार ना किया जाए, वह जैसे के तैसे ही वो लिख दिए जाए। तो तत्सम शब्दावली से युक्त खड़ी बोली में रचनाएं की जा रही थीं। ऐसी स्थिति में भारतेंदु ने दोनों प्रकार की भाषा का मिला जुला रूप, समन्वित रूप प्रयोग करके भाषा को सरल बना दिया और व्यवहारिक रूप उसे प्रदान किया। व्यवहारिक रूप इस तरीके से प्रदान किया कि हम और आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाए, उसको व्यवहार में अपना, जैसे हम लोग व्यवहार में जो भाषा बोलते हैं उसी तरीके से उन्होंने एक व्यवहारिक रूप दिया। उन्होंने अरबी और फारसी और अंग्रेज़ी के विदेशी शब्दों के साथ संस्कृत के तत्सम शब्दों का प्रयोग किया। साधारण प्रयोग में आने वाले ये तद्भव शब्दों का प्रयोग किया, तद्भव शब्दों का भी प्रयोग किया, साधारणतः प्रयोग में आने वाले, और देशी शब्दों का प्रयोग करके हिंदी खड़ी बोली का, हिंदी का रूप प्रतिष्ठित किया। उन्होंने हिंदी खड़ी बोली का रूप स्थापित किया। उनकी भाषा को लेखकों ने सहर्ष स्वीकार भी किया। उनकी जो भाषाएं लिखी गईं, बोली गईं, उनको जो लेखक थे, लिखने वाले राइटर जो थे, अन्य लेखक, उन्होंने खुशी खुशी, सहर्ष यानी खुशी खुशी स्वीकार भी कर लिया, मान भी लिया कि हाँ ये अच्छी है भाषा। अब कौन कौन सी लोकोक्तियों का प्रयोग किया इन्होंने, लोकोक्तियों और मुहावरों का कौन कौन से प्रयोग किया है। तो भाषा को सजीव रूप प्रदान करने के लिए, हमारी जो भाषा है उसमें कुछ जान आ जाए, वो कुछ और अच्छी हो जाए, सजीव रूप उसे मिले, तो उन्होंने उसमें प्रवाह लाने के लिए, एक फ़्लो हो, पढ़ो तो पढ़ते ही रह जाओ। कोई अगर कहानी पढ़ रहे हो तो उसमें रुको ना कि यहाँ से ये कहानी अच्छी नहीं लग रही, ये कहानी बोरिंग लग रही है, ऊब रहे हैं हम इसको पढ़ के, तो ऐसा बिल्कुल फील ना होने पाए। तो उसमें प्रवाह रहे, फ़्लो हो, पढ़ो तो पढ़ते ही चले जाओ। एवं ओज उत्पन्न करने के लिए, उत्साह उत्पन्न करने के लिए, ओज यानी जैसे देशभक्ति पे है तो उसमें ओज उत्पन्न होता है ना, भाषण देते हैं तो जोश में आ जाते हैं। तो ओज उत्पन्न करने के लिए उन्होंने सुंदर लोकोक्तियों, लोकोक्ति जैसे कहावतें जो कही गई हैं, लोकोक्ति मीन्स कहावतें, और मुहावरों का सटीक प्रयोग किया, शॉर्ट में एकदम प्रयोग किया। परंतु भारतेंदु जी की भाषा में व्याकरण की दृष्टि से कुछ दोष भी दिखाई देते हैं। व्याकरण की दृष्टि से अगर देखा जाए तो उसमें कुछ कमियां भी दिखाई देती हैं। उनके युग में खड़ी बोली का व्याकरण सम्मत निश्चित रूप नहीं था। खड़ी बोली पर जो रचनाएं की जा रही थी उनके युग में, उसका कोई व्याकरणिक दृष्टि से अगर देखा जाए तो कोई निश्चित रूप नहीं था, कोई निश्चित आकार नहीं था। फिर भी उनकी भाषा जो है वो कैसी थी, सरल थी, सुबोध थी। सु मीन्स होता है सुंदर, बोध मीन्स होता है किसी चीज़ का ज्ञान होना, गहन, कोई चीज़ का बहुत गहन अध्ययन होना। तो सुंदर थी और बोध होता था, समझ में आती थी। सुबोध यानी जो आसानी से समझ में आ जाए। सुमधुर, बहुत मीठी बोली थी उनकी, मीठी भाषा थी। व्यवहारिक थी, व्यवहार में जैसे हम आप लोग अपनाते हैं। भावानुगामिनी थी, भावों का अनुगमन करने वाली थी। भाव यानी जैसे हम किसी को देख करके जब इमोशनल होते हैं, जो बात कह देते हैं, भाव मीन्स इमोशनल होना। तो भावानुगामिनी थी, भावों का अनुगमन करने वाली थी, अच्छी लगती थी। एवं सशक्त थी, अपने आप में दृढ़ थी, मजबूत थी। ये नहीं कि एक दिन में लिखी जाए और दूसरे दिन उसकी बुराई होने लगे, उसमें कुछ दम था। अब शैलीगत विशेषताएं कौन कौन सी हैं। भारतेंदु गद्य में हमें विषय के रूप में विविध शैलियों के दर्शन होते हैं, जिनमें प्रमुख हैं वर्णनात्मक शैली, विचारात्मक शैली, भावात्मक शैली,
विवरणात्मक शैली और व्यंग्यात्मक शैली। अब पहला है, हम आप लोग को बताते हैं वर्णनात्मक शैली। इस शैली में वर्णन की ही प्रधानता है, जैसे किसी वस्तु का वर्णन किया जाए, किसी घटना का वर्णन किया जाए, घटना घटित हो उसका वर्णन किया जाए, परिस्थितियों का वर्णन किया जाए, उस काल की, उस देश काल की कैसी परिस्थितियाँ थीं, हम गुलाम थे उस समय, हमारा देश गुलाम था, इन सब का वर्णन उसमें मिलता है। इसमें वाक्य जो है छोटे छोटे हैं और भाषा जो है अत्यधिक सरल है, जो सबके समझ में आसानी से आ जाए। नंबर 2 है विचारात्मक शैली। इस शैली में लेखक का उद्देश्य क्या है? किसी बात की विवेचना करना, उसका वर्णन करना। अतः इसमें वाक्य जो हैं थोड़ा लंबे हो गए हैं। किसी बात का अगर वर्णन किया जाएगा, लेखक अगर किसी बात का वर्णन करेगा तो थोड़ा सा लंबा हो जाएगा और भाषा जो है वो गंभीर हो गई है। अगर हम सीरियस होकर किसी भाषा पर, किसी चीज़ पर अगर लिखें, अगर निबंध या नाटक, तो गंभीर होकर के उसमें लिखा गया है। भाषा जो है थोड़ी गंभीर हो गई है। इसमें इतिहास यानी बीता हुआ काल, इतिहास के बारे में अथवा साहित्य समीक्षा संबंधी निबंध भी लिखे गए हैं। हिंदी साहित्य की समीक्षा के लिए उस पर निबंध भी लिखे गए हैं हिंदी साहित्य पर। नंबर 3 है भावात्मक शैली। भावुकता के आवेश में इमोशनल हो जाते थे वो। जब कहते थे अपनी बातों को तो इमोशनल हो जाते थे, अपने जज्बातों को, अपनी बातों का बयान करने के लिए, वर्णन करने के लिए वो भावुक हो जाते थे। तो भावुकता के आवेश में जब ये किसी विषय का चित्रण करते थे, किसी विषय पर ये जब ये कुछ लिखते थे साहित्य में, उसका वर्णन करते थे, तब इनकी शैली जो है वो भावात्मक हो जाती थी। इसमें वाक्य जो है बहुत छोटे छोटे हैं। भाषा जो है बोलचाल की है, आम बोलचाल की। इसमें बोलचाल की अरबी फारसी के शब्द भी जहाँ तहाँ आ जाते हैं। अरबी फारसी के शब्दों का भी इन्होंने प्रयोग किया है और हास्य का भी प्रयोग किया है, हंसी भी आती है पढ़ने पर, और व्यंग का भी समावेश किया गया है। व्यंग कसना यानी खिंचाई करना, तीखा प्रहार करना, जिसमें कड़वा सच, उसका भी इन्होंने वर्णन किया है। विवरणात्मक शैली आगे है। चौथा है विवरणात्मक शैली। इसमें विवरण की प्रधानता होने से इसी बातों का विवरण किया गया है। वाक्य कहीं छोटे तो कहीं बड़े हो गए हैं। भाषा जो है इनकी सरल है, सुबोध है, पढ़ो तो पढ़ते ही चले जाओ, उसमें रुकावट नहीं आएगी, उससे तुम्हें कुछ बोध मिलेगा, ज्ञान मिलेगा, समझ होगी, सुबोध मिस होता है। इसका एक एग्जाम्पल हम आप लोग को बताते हैं। इन्होंने लिखा है, ये सब तो समाज धर्म है जो देश काल के अनुसार शोधे और बदले जा सकते हैं। दूसरी खराबी यह हुई कि उन्हीं महात्मा बुद्धिमान ऋषियों के वंश के लोगों ने अपने बाप दादों का मतलब ना समझकर बहुत से नए नए धर्म बना करके शास्त्रों में धर दिए हैं। इस तरीके से इन्होंने विवरण किया है। आगे है व्यंग्यात्मक शैली नंबर 5। तो व्यंग्यात्मक शैली जो है ये बहुत ही अच्छे तरीके से इन्होंने लिखा है। तो भारतेंदु जी की इस शैली के जनक माने जाते हैं, व्यंग्यात्मक शैली के पिता माने जाते हैं, फादर माने जाते हैं, जनक माने जाते हैं। इस शैली के द्वारा उन्होंने धार्मिक कुरीतियों एवं अंधविश्वासों की हंसी उड़ाई है। धार्मिक जो कुरीतियाँ हैं हमारे धर्म में, जो बुराइयाँ हैं, जो अंधविश्वास हैं, उसकी इन्होंने हंसी उड़ाया है। अगर आपसे छोटे क्वेश्चन में कोई पूछे, अगर एग्ज़ाम में पूछा जाए भारतेंदु जी किस शैली के जनक माने जाते, तो व्यंग्यात्मक शैली के। तो इस शैली का प्रयोग जो है उन्होंने गद्य पद्य दोनों में ही मिलता है। गद्य में भी इन्होंने धार्मिक कुरीतियों के बारे में लिखा, अंधविश्वासों के बारे में हंसी उड़ाई है, और पद्य में भी। इसमें अनेक चुभते हुए व्यंग इन्होंने किया है, खिंचाई की है कि ये गलत हो रहा है, जो चुभते हैं, जो कड़वा लगते हैं, कड़वे लगते हैं। एवं विनोद प्रियता के भी दर्शन होते हैं, प्रेम की भी दर्शन होते हैं इनके गद्य पद्य में। तो ये एक अद्भुत अपूर्व स्वप्न इसी शैली में लिखा गया है। यानी कि एक अद्भुत, इनकी शैली जो है वो अगर पढ़ो तो आश्चर्यचकित हो जाओगे। अद्भुत है, अपूर्व स्वप्न, सपने देखने लगोगे कि कितना अच्छा लिखा गया है।
एक अद्भुत अपूर्व स्वप्न इसी शैली में लिखा गया है। सजीवता है उसमें, जान है, पढ़ो तो अच्छा लगता है, जान है, और प्रभावोत्पादक है, लोगों के ऊपर प्रभाव पड़ने वाला है, असर पड़ने वाला है। इसके कारण उनकी इस शैली का पर्याप्त प्रचार हुआ है। आज के लिए बस इतना ही। आप लोग हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।